आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी से जूझते देश के लिए बुरी खबर है। रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। वहीं पिछले 2 साल के दौरान सृजित किए गए नए पदों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली को लेकर छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड पिछले 2 सालों के दौरान सृजित किए गए पदों को रिव्यू करेगा। अगर इन पदों के लिए अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, ऐसे में या तो पूरी वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी या फिर सुरक्षा संबंधी पदों को छोड़कर केवल 50% बहाली की जाएगी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है। 2 महीने से ज्यादा तक संचालन पूरी तरह बंद रहा है। मई के दूसरे सप्ताह में स्पेशल ट्रेन के रूप में आंशिक संचालन शुरू हुआ है। गोपाल, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, जो लोग खासतौर से जो युवा हैं, जो सपने देखते हैं कि रेलवे में उनकी भर्ती होगी, कई सालों तक वो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर और झटके से कम नहीं है खबर। जी बिल्कुल मनु, क्योंकि एक और जहां कोरोना जैसे महामारी के बाद एक आंकड़े के माने तो 12 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर रेलवे के यह फैसला कहीं न कहीं चौंकाने वाला है और उन युवाओं के लिए यह एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है जो रेलवे में नौकरी करना चाहते थे और रेलवे की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि रेलवे ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि अगले आदेश तक कोई भी नई बहाली नहीं होगी। साथ ही 2 साल के दौरान जो पद सृजित किए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और 50% जो वैकेंसी है वो सरेंडर करने पर विचार कर रहा है रेलवे। ये तब फैसला आया है जब एक दिन पहले ही रेलवे की तरफ से प्राइवेट कंपनियों को ऑफर दिया गया है और रेलवे प्राइवेट के हाथों में सौंपा जा रहा है। जहां इसका विरोध हो रहा है, वहीं सरकार का यह फैसला कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक बुरी खबर है, एक झटका है। शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। AITUC की महासचिव अमरजीत कौर फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गई है। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी अभी मैम, ये खबर आ रही है कि रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। एक तरफ बेरोजगारी का आलम, इस बीच ये जो रेलवे का फैसला है, किस तरह से देखते हैं आप? हेलो जी हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, ये मोदी की डेफिनेशन है आत्मनिर्भर भारत के बारे में कि इस देश के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिट हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके निजीकरण की तरफ बढ़ने का रास्ता है। और जो हमारे पब्लिक फंड्स और रेवेन्यूज हैं, उससे जितना भी इस देश के अंदर क्रिएट हुआ है वेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस सेक्टर, उस सबको आहिस्ता आहिस्ता वो निजी हाथों में लेना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी होगा कि अपनी वर्क फोर्स को वो रिड्यूस करें, नौकरियों से बाहर करें। तो ये किस किस्म की नौकरियों पे लोगों को जिंदा रखने चाहते हैं? जो सिर्फ मनरेगा तरीके नौकरियों में रहें, जो 202 रुपए पर डे या यूपी में योगी के राज में 100 या 150 रुपए के पर डे पे रहें, वहां धकेलना चाहते हैं लोगों को। और जो प्रॉपर रोजगार का साधन है उससे लोगों को वंचित करना चाहते हैं। आज कोल वालों की हड़ताल है, वो भी इसी बात पे है कि ये कमर्शियल माइनिंग की बात कर रहे हैं वहां पर और हमारे कोल सेक्टर को निजी हाथों में देना चाहते हैं और उसको बेच करके 30,000 करोड़ रुपया कोल माइंस का जो है, यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं रेलवे को, बड़े माइंस को, और इसीलिए भर्तियों पर रोक लगाई जा रही है। शुक्रिया अमरजीत जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। फोन पर रेलवे बोर्ड के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रेमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। जो ये खबर आई है, ऐसे में आप रेलवे की स्थिति का क्या आकलन करते हैं? जो वैकेशंस, जो यहाँ पर भर्तियां थी, उन पर रोक लगाना क्या कमजोर नहीं करेगा रेलवे को?
नहीं, निश्चित रूप से मेरे पास कोई ऐसी प्रामाणिक खबर नहीं है कि भर्तियों पर रोक। मुझे थोड़ा अंदेशा इस बात का है कि जैसे जेईई की परीक्षा, नीट परीक्षा या दूसरी यूपीएससी की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जा रहा है, अब शायद कुछ ऐसा होगा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास 16 जोन होती हैं। लोगों को आपको पता, पिछले बार हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा प्रार्थी थे, उम्मीदवार थे, और वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस समय ट्रेन भी नहीं चल रही, आपको पता है, और कोरोना का महामारी भी है। तो मुझे लगता है कि अभी इस सूचना पर मुझे शक है, क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास पिछले 2 सालों में हमने करीब 1.5 लाख भर्ती की है, और विशेषकर सेफ्टी कैटेगरी में और दूसरे में। शायद मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये हम इस रेलवे को कमजोर करने के लिए इनको वो कर रहे हैं। अभी फिलहाल अगर प्रेमपाल जी, अभी अमरजीत कौर को भी आप सुन रहे थे, और देखिए ये कल खबर आई थी और आज की बड़ी खबर भी रही, सभी जगह सुर्खियां भी रही कि जो निजीकरण के लिए सोचा जा रहा था उसके लिए एक बड़ा कदम भी उठाया गया है, और प्राइवेट कंपनीज को प्रपोजल दिया गया है कि 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। तो क्या इन दोनों खबरों के बीच में आप कोई जुड़ाव महसूस करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में रेलवे ने जो अपनी भूमिका निभाई उसकी चारों तरफ तारीफ हुई है। जैसे डॉक्टरों की हुई है, पुलिस की या प्रशासन की कोरोना के उसमें, वैसा ही रेलवे की जब जरूरत पड़ी तो आपको पता होगा 5000 ट्रेनें चलाई, और चलाने के लिए रेलवे के कर्मचारियों के बूते ही चला पाए, और इस बीच में बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर उसके साथ जोड़ा गया तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ कोरोना की वजह से अगर पोस्टपोन किया गया है तब बात दूसरी है, और मुझे लगता है कि शायद फिर से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकारी यही हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े फैसले के पीछे वजह क्या रही होगी, वो भी तब जब अर्थव्यवस्था गर्त में है और साथ ही बेरोजगारी का आलम जो है वो चरम पर है। शुक्रिया प्रेमपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। प्रवीण झा हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। प्रवीण झा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। जी धन्यवाद। बहुत इफिशिएंट डिपार्टमेंट सर माना जाता है रेलवे, और हमने देखा किस तरह से हजारों और लाखों की संख्या में ट्रेनें हर रोज चलती हैं, लेकिन अचानक ये फैसला कि जो भर्तियां थी उन पर, नई भर्तियों पर रोक लगाना, पुरानी भर्तियों को भी रिव्यू करना, ये आप उन युवाओं के लिए किस तरह से देखते हैं खबर, जो ये सोच रहे थे कि नौकरी मिलेगी, कम से कम स्थिरता आएगी, बेरोजगारी का आलम आपको पता है 12 करोड़ अभी हाल ही में लॉकडाउन के पीरियड में ही नौकरियां गई हैं। ऐसा है कि ये सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और जो इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो जिसको कहेंगे हम रीढ़ की हड्डी है, उसमें से रेलवे को हम गिनते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, और जैसा प्रेमपाल जी ने शायद कहा कि अभी खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा अंदेशा है, जिस तरीके से ये सरकार चलती रही है, ये खबर जो है ठीक ही होगी, और एक निजीकरण का वातावरण बनाना, रेलवे को कमजोर करना, पब्लिक सेक्टर्स को कमजोर करना, ये सब जो है एक इनके पूरे आर्थिक एजेंडा का हिस्सा रहा है। तो युवाओं के लिए तो ये है ही एक बहुत ही एक ऐसी खबर जिससे वो चिंतित हों, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि हम सभी को इस देश के नागरिक के नाते चिंता करने की आवश्यकता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा जो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमजोरी, और रोजगार तो उससे जुड़ा हुआ है ही प्रश्न, रोजगार का प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ। एक चीज प्रवीण जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने देखा सरकार ये दावा करती है हम गरीबों को देखिए खाना पहुंचा रहे हैं, जो अन्य योजना है हम एक्सटेंड कर रहे हैं नवंबर तक, और हम रोजगार के लिए भी लगातार कदम उठा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो रोजगार अभियान है वो हम शुरू कर चुके हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम रोजगार बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप भर्तियों पर रोक लगा देते हैं, ये दोहरा मापदंड नहीं है? देखिए, वैसे भी आपको ये आत्मनिर्भर योजना वाली जो बात है, वो अभियान वाली की जो बात है, उसको अच्छी तरह से समझना होगा। वो एक तरीके का जुमला ज्यादा है, और उसमें जो आप कहिएगा कि रोजगार के सृजन की संभावना, ऐसा कुछ है नहीं। इस सरकार की जो एक नियत और सोच रही है कि कैसे पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उसको एक्सपैंड नहीं किया जाए, और जब भी अवसर मिलता है उसमें छटनी हो जाती है। तो ये कई सेगमेंट्स में हो रही है, और ऐसे परिदृश्य में हो रही है, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार का हनन हुआ है। आपने 12 करोड़ बताया, बहुत सारे जानकार
ये कहते हैं कि हमें ये आंकड़ा भी जो है इसको थोड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति शायद इससे भी बहुत ज्यादा गंभीर है। जी। कुछ लोगों का ये मानना है कि 60 से 70% रोजगार जो है कम से कम शुरू के 2 महीने में वो बिल्कुल गायब सो हो गया था। तो अभी हम कहाँ हैं उसको और बेहतर ढंग से समझना होगा। तो ये दोहरा मापदंड ही नहीं बल्कि समझिए कि एक तो यानी कुल मिलाकर जो बड़े डिपार्टमेंट है उनमें निजी हाथों में सौंपने की कोशिश, और उसी से जोड़कर यहाँ पर प्रवीण झा जी देखते हुए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फोन पर बीएमएस के सचिव गिरीश आर्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हाँ, धन्यवाद। आपको खबर तो पता ही होगी सर, रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है और पुरानी जो भर्तियां हैं उनको भी रिव्यू का फैसला लिया है। ऐसे में आपसे मेरा सवाल ये है कि सत्ता में सर बीजेपी है तो क्या उस पर आप दबाव बनाएंगे या नहीं, क्योंकि आप लोग भी लगातार मजदूरों के अधिकारों की बात करते रहे हैं। देखिए, बीएमएस को कोई मतलब नहीं है कि सरकार में कौन है। सरकार की जो भी नीति वर्कर्स के विरुद्ध होगी उसका बीएमएस विरोध करेगा। प्राइवेटाइजेशन किसी भी रूप में हो, भारतीय मजदूर संघ को स्वीकार्य नहीं है। मैं विरोध के नाम पर आपको आज ही उदाहरण देता हूं कि कोल माइनिंग का कमर्शियलाइजेशन करने के लिए प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया। आज बीएमएस के नेतृत्व में आज कल और परसों 2, 3, 4 नेशनल स्ट्राइक है कोल में और 100% सक्सेसफुल स्ट्राइक है। तो ये रेलवे का जो डिसीजन है। गिरीश जी, तो फिर रेलवे की भी जानकारी आपको मिल गई होगी। करीब 150 ट्रेनें, प्राइवेट ट्रेनें चलने वाली हैं, उसके लिए प्रपोजल भी पहुंच चुका है प्राइवेट कंपनियों को। कहा गया कि प्रपोजल दीजिए, न्योता पहुंचा है। निर्णय तो आज किया इन्होंने, मगर जो है ये निर्णय आज नहीं हुआ है। ये निर्णय 91 से चल रहा है लगातार, जो रिफॉर्म्स के नाम पर जो है सर्विस सेक्टर को खत्म करने की बात चल रही है। हम लगातार अभी जो है रेलवे में हमारा आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है जी। इसका ये भी उसका पार्ट है। हमारी जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, हम यथाशक्ति सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। चलिए, शुक्रिया गिरीश आर्या जी हमसे जुड़ने के लिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आर्या जी। तो गिरीश आर्या जी का कहना है कि जरूर हम विरोध अपना दर्ज कराते रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि कोई भी पार्टी हो सत्ता में आती है, क्या उसका रंग इस तरह का ही होता है कि वो युवाओं के बारे में कम सोचती है। चूंकि सवाल इसलिए खड़ा हो गया है, ये सर्कुलर है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेलवे भर्तियों जो होनी थी, नई भर्तियां, उन पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से, और उसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठा दिया है। 109 जोड़ी रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर निजी कंपनियों से आवेदन मांगा गया है। इसके लिए रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 151 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने बताया कि इस प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उसमें प्राइवेट सेक्टर का निवेश है जो वो 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पहली बार इंडियन रेलवेज नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इन रूट्स पर चलने वाली सभी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेलवे ने यह भी कहा है कि इन मॉडर्न ट्रेनों में से ज्यादातर को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। रेलवे ने कहा कि वो 35 साल के ये प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनियों को देगी। रेलवे में निजीकरण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा वार किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। रेलवे के निजीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, कांग्रेस ने चलाए थे गरीब रथ, बीजेपी चलाएगी अमीर रथ। टैक्स जनता का, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का और मुनाफा उद्योगपतियों का। वाह मोदी जी वाह। यूपीए सरकार में हम लोगों ने चलाया था गरीब रथ, अब ये चलाना चाहते अमीर रथ, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें और उसमें खर्चा सरकार का। रेल जो बिछी हुई है सरकार ने बिछाई। जो अधिकारी कर्मचारी हैं रेल विभाग के हैं
और ये लोग जो है निजी कंपनी आके मुनाफा कमाने के लिए आना चाहती है। बात यही है कि मूल तौर पर भाजपा अमीरों की पार्टी है और इसकी शुरुआत उन्होंने जब रेलवे बजट को शामिल कर दिया था नेशनल बजट में, उसी दिन से पता लगने लगा था कि अब निजीकरण होने वाला है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं।